जलती हुई टैंक। अध्याय 1। धधकता स्टील। कैप्टन अर्जुन सिंह राजपूत ने कभी नहीं सोचा था कि उसकी मृत्यु आग में होगी। अपने 32 वर्षों में उसने युद्ध में पर्याप्त मौतें देखी थीं, गोलियों से बिंधे हुए शरीर, कटे हुए अंग, बम के गड्ढों में पड़ी लाशें। लेकिन अब कश्मीर की घाटी के बीच धधकते स्टील के T-90 भीष्म टैंक में बैठे हुए उसे पहली बार सच में एहसास हुआ, मृत्यु कई प्रकार की होती है और आग की मौत सबसे दुखदाई है। लेकिन तकदीर के कुछ और ही मंसूबे थे। बर्फ। चारों ओर यह शापित बर्फ थी। यह दांतों में चरमराती थी, फौजी वर्दी की तहों में घुस जाती थी, निशानेबाजी के यंत्रों में चली जाती थी। ऊंचाई पर युद्ध मतलब सबसे पहले बर्फ से युद्ध है, अर्जुन सोचता था, अपना टैंक श्रीनगर से 40 किलोमीटर उत्तर की बर्फीली धरती पर चलाते हुए। लड़ाकू डिब्बे में थर्मामीटर -20 दिखा रहा था और यह अभी भी दिन की सबसे कम ठंड नहीं थी। कमांडर साहब, 10 बजे की दिशा में हलचल। निशानेबाज की आवाज हेडफोन में गोली की तरह तेज गूंजी। अर्जुन ने नजर गाड़ी। थर्मल साइट से उसने काले साए देखे जो टूटी इमारतों के बीच दौड़ रहे थे। 3 नहीं, 4 आकृतियां। और कुछ और भी था, लंबाकार, उनमें से किसी के कंधे पर आरपीजी। अर्जुन की चीख बम की आवाज में घुल गई। रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड ने हवा में आग की लकीर खींची। अर्जुन ने देखा कि वह लुढ़कता हुआ सीधे फ्रंट आर्मर की तरफ आ रहा है। समय शहद की तरह धीमा हो गया। उसे लगा कि ट्रैजेक्टरी सही नहीं है। ग्रेनेड में इस कोण पर कवच भेदने के लिए पर्याप्त ऊर्जा नहीं है। वह गलत था। धमाका ऐसा था जैसे यमराज ने हथौड़े से मारा हो। टैंक हिल गया, जीव की तरह। कुछ चटका, साये साये की आवाज आई और केबिन तीखे काले धुएं से भर गया। हाइड्रोलिक सिस्टम गया। ड्राइवर राकेश शर्मा ने सायरन की आवाज को चीरते हुए चिल्लाया, कमांडर साहब, वह अपनी बात पूरी नहीं कर सका। दूसरा हमला उसी जगह आया। कवच टूट गया। अर्जुन ने जलते हुए ताप को महसूस किया, जैसे किसी ने नेपाम सीधे चेहरे पर छिड़का हो। आग तुरंत लड़ाकू डिब्बे में भर गई। इसके बाद सब कुछ दुःस्वप्न की तरह हुआ। चालक दल की चीखें, आग की चटक, जलते मांस की गंध। अर्जुन ने कमांडर हैच खोलने की कोशिश की, लेकिन वह जाम था। वह मुट्ठियों से, कंधे से, सिर से मारता रहा, बेकार। एक क्षण में उसे एहसास हुआ कि वह चिल्ला रहा है। दर्द से नहीं, वह अजीब तरह से नहीं था। डर से। शरीर अपने आप चल रहा था, केवल सहज प्रवृत्ति पर। हाथों ने इमरजेंसी रिलीज लीवर ढूंढा। एक बार खींचा, दूसरी बार, तीसरी बार में हैच खुल गया। घाटी की तपती हवा टैंक के अंदर की नरक की तुलना में ठंडी लगी। अर्जुन बाहर गिरा, कवच पर लुढ़कता रहा। कपड़े जल रहे थे। उसे याद था कि उसे कैसे सिखाया गया था, गिरो और लुढ़को। वह बर्फ पर लुढ़का, महसूस करता रहा कि आग अनिच्छा से अपना शिकार छोड़ रही है। कहीं बिल्कुल पास में गोलियां तड़तड़ा रही थीं। गोलियां सीटी बजा रही थीं। लेकिन अर्जुन अब कुछ नहीं सुन रहा था। होश ने दयावश उसे छोड़ दिया, उसे उस दर्द से बचाते हुए जो अभी आने वाला था। वह जर्मनी के मिलिट्री हॉस्पिटल में होश में आया। सफेद दीवारें, डिसइंफेक्टेंट की गंध, मेडिकल उपकरणों की बीप, और दर्द इतना कि चीखना चाहता था। 40% शरीर जला हुआ था। चेहरा, अजीब बात यह कि लगभग बचा था, अग्निरोधी मास्क ने बचाया था। लेकिन बाकी सब कुछ, आपको भाग्य मिला है कैप्टन साहब, डॉक्टर ने पट्टी बदलते हुए कहा। टैंक में और 2 सेकंड और हम अब बात नहीं कर रहे होते। भाग्य? मजेदार शब्द। अर्जुन छत की तरफ देखता रहा और राकेश के बारे में, गनर पंकज के बारे में, लोडर सुनील के बारे में सोचता रहा। उनको भाग्य नहीं मिला।
वे वहीं रह गए, घाटी के बीच उस जलते स्टील के डिब्बे में। और वह बच गया। और अब उसे आगे कैसे जीना था। लेकिन यह केवल शुरुआत थी। अगले हफ्तों में अर्जुन ने पाया कि वह बंद जगहों में नहीं रह सकता। लिफ्ट, छोटे कमरे, यहाँ तक कि कार भी, सब कुछ सांस घुटने के दौरे देते थे। मिलिट्री साइकोलॉजिस्ट इसे पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर कहते थे। अर्जुन इसे अपना निजी नरक कहता था। जब यह स्पष्ट हो गया कि वह सक्रिय सेवा में वापस नहीं आ सकता, तो उसे आर्मर्ड कॉलेज में इंस्ट्रक्टर का पद दिया गया। वहां कम से कम किसी भी समय बाहर निकला जा सकता था। लेकिन अर्जुन जानता था, यह वह नहीं है। उसे कुछ और चाहिए था। कुछ विपरीत। और तब उसे लद्दाख याद आया। शाश्वत बर्फ और अनंत खुली जगहों की धरती। वह स्थान जहां न रेत है, न गर्मी, न तंग जगहें। जहां सब कुछ नए सिरे से शुरू किया जा सकता है। वह अभी नहीं जानता था कि यह निर्णय उसे नए युद्ध की तरफ ले जाएगा। शत्रुओं के साथ नहीं, बल्कि विश्वासघात के साथ युद्ध। और यह कि एक दिन उसे आग और बर्फ के बीच, बदला और माफी के बीच, अतीत और भविष्य के बीच चुनना पड़ेगा। लेकिन यह सब आगे था। अभी वह केवल अस्पताल के बिस्तर पर लेटा था, खिड़की से गिरती बर्फ को देखता था और ठंड के बारे में सोचता था। उस मुक्तिदायक, शुद्ध, सफेद ठंड के बारे में जो हमेशा के लिए उसकी आत्मा के जख्मों को भर देगी। अध्याय 2, नया जीवन। लेह ने कैप्टन अर्जुन सिंह राजपूत का स्वागत -20 डिग्री की सर्दी और बर्फीली हवा से किया। वह एयरपोर्ट में खड़ा था, पुराना आर्मी बैग सीने से लगाए, और देख रहा था कि कैसे बर्फ के भंवर टर्मिनल की बड़ी खिड़कियों के पीछे नाच रहे हैं। कश्मीर की घाटी से कुछ भी मिलता जुलता नहीं। न रेत, न गर्मी, न जले हुए चालक दल के भूत जो पिछले 8 महीने से उसका पीछा कर रहे थे। जेब में बिजनेस बेचने का विज्ञापन का प्रिंट आउट पड़ा था। शहर के बाहरी इलाके में स्नो मोबाइल किराए की दुकान। मालिक बूढ़े जुगल किशोर जी रिटायरमेंट पर जा रहे थे और जल्दी काम बेचना चाहते थे। कीमत हास्यास्पद थी, साफ तौर पर बाजार से कम। नई शुरुआत के लिए बिल्कुल सही। तो तुम टैंकर हो? बूढ़े जुगल किशोर जी ने आंखें सिकोड़ी, अर्जुन के हाथों के निशानों को देखते हुए। वे किराए की छोटी दुकान में बैठे थे, जो नक्शों, स्पेयर पार्ट्स और पुराने मैगजीनों से भरी थी। और तुम्हें यहाँ क्या ले आया? आम तौर पर सेवा के बाद लड़के गर्म जगहों में जाते हैं। शायद इसीलिए कि गर्मी बहुत देख ली, अर्जुन ने कंधे उचकाए। डरावने सपनों के बारे में, बंद जगहों में सांस घुटने के दौरों के बारे में, इस बारे में कि वह रातों को जलती धातु की काल्पनिक गंध से कैसे जागता है, यह सब तो नहीं बताना था। सौदा 1 घंटे से कम में पूरा हो गया। जुगल किशोर जी बिजनेस से छुटकारा पाने की उतनी ही जल्दी में लग रहे थे, जितनी अर्जुन को खरीदने की थी। उन्होंने हाथ मिलाया, और शाम तक अर्जुन 12 पुराने यामाहा स्नो मोबाइल के बेड़े और ऑफिस का काम करने वाली छोटी झोपड़ी का मालिक था। पहले हफ्ते तकनीक के साथ अंतहीन उधेड़बुन में बीते। स्नो मोबाइल पहली नज़र में दिखने से ज्यादा खराब हालत में थे। अर्जुन गैराज में दिन बिताता था, वेरिएटर बेल्ट बदलता, कार्बोरेटर एडजस्ट करता, फटे हुए ट्रैक्स की मरम्मत करता। इस काम में कुछ ध्यान मग्न करने वाला था। मशीनों में घुटने में कुछ ध्यान की चीज थी, जबकि गैराज की दीवारों के बाहर बर्फीला तूफान गरज रहा था। ग्राहक तुरंत नहीं आए। पहले अकेले टूरिस्ट, फिर छोटे ग्रुप्स। उन्हें निशानों वाला मूक मालिक पसंद आया, जगह को कुछ कठोर रंग देता था। और अर्जुन को उन्हें मशीनें चलाना सिखाना पसंद था। खासकर जब वे टुंड्रा में जाते थे, जहां कुछ नहीं था सिवाय सफेद खामोशी के क्षितिज तक। वहां वह आखिरकार अपने को आजाद महसूस करता था। प्रिया फरवरी की गीली सुबह उसकी जिंदगी में आई। वह बड़े डाउन जैकेट में, कुछ यंत्रों से भरे बैकपैक के साथ ऑफिस में घुसी और 1 हफ्ते के लिए स्नो मोबाइल मांगी।
मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से हूँ, उसने पहचान पत्र दिखाया। ग्लेशियल मेल्टिंग पैटर्न का अध्ययन कर रही हूँ। मुझे कुछ पॉइंट्स पर जाकर माप लेने हैं। अर्जुन ने सिर हिलाया। अकेली नहीं दूंगा। सेफ्टी नियम, तो आप मेरे साथ चलेंगे? उसने मुस्कराते हुए कहा, और उस मुस्कान में कुछ था जिसने उसका दिल धक्का मारा। साथ ही आप मुझे यहाँ के इलाके के बारे में बता देंगे। मैं यहाँ नई हूँ। उन्होंने एक साथ हफ्ता बिताया, बर्फीले टुंड्रा में घूमते हुए। प्रिया उसकी वैज्ञानिकों के बारे में कल्पना से बिल्कुल अलग निकली, कोई उबाऊ गंभीरता नहीं। वह उसके मजाकों पर हंसती थी, बर्फ पर जानवरों के निशान पढ़ने की उसकी कला की तारीफ करती थी, और शामों को टेंट में हजारों साल की पुरानी बर्फों में छुपे रहस्यों के बारे में अद्भुत बातें बताती थी। जानते हो हमारे नीचे क्या है? वह नक्शे पर उंगली घुमाते हुए पूछती थी। पूरी मीथेन की झीलें, लाखों साल पहले जमी हुई। अगर ये पिघल गईं, तो यह पूरी दुनिया बदल देगा। अर्जुन उसे देखता था, हवा से बिखरे काले बाल, सर्दी से लाल हुए गाल, उत्साह से चमकती आंखें, और समझता था कि वह प्रेम में पड़ रहा है। इराक के बाद पहली बार वह खुद को वास्तव में जिंदा महसूस कर रहा था। उनका पहला चुंबन ध्रुवीय तारा में हुआ, लेह के बीच एक छोटा कॉफी शॉप। खिड़की के बाहर तूफान था, अंदर ताज़ी बेकरी और दालचीनी की महक थी। प्रिया अपनी रिसर्च के बारे में बता रही थी, हाथ हिलाते हुए और बार बार अपने चश्मे को ठीक करते हुए। और अचानक आधे वाक्य पर रुक गई। क्या? अर्जुन ने पूछा। तुम ऐसे देख रहे हो, कैसे? जैसे मैं कोई चमत्कार हूं। शायद यही तो है। वह टेबल के पार झुका और उसे चूमा। सरल और प्राकृतिक, जैसे वह यह 1000 बार कर चुका हो। 6 महीने बाद शादी में पूरा शहर इकट्ठा हुआ। बूढ़े जुगल किशोर जी भी फ्लोरिडा के अपने रिटायरमेंट होम से आए। बहुत बर्फ थी, हंसी और नाच। और फिर वो आया, प्रोफेसर विजय शास्त्री, प्रिया के रिसर्च गाइड, मेरी सबसे अच्छी छात्रा। उसने अर्जुन से हाथ मिलाते हुए कहा। उसकी आवाज में कुछ अजीब था, कुछ ऐसा स्वर जिसे अर्जुन तब पहचान नहीं सका। उम्मीद है आप समझते हैं कि आपको कितना खजाना मिला है। अर्जुन ने सिर हिलाया, प्रिया के कंधों को बाहों में भरते हुए। उसने नहीं देखा कि प्रोफेसर के आने पर वह कैसे तन गई। उस तेज नजर को नहीं देखा जो उन्होंने आपस में डाली। उस बात को महत्व नहीं दिया कि बाद में प्रिया बातचीत में कितनी बार प्रोफेसर शास्त्री का जिक्र करने लगी। उनकी साझा जिंदगी संयमित और खुशी से बहने लगी। दिन में अर्जुन किराए के काम में लगा रहता, शामों को वे दोनों चिमनी के पास बैठते, योजनाएं बनाते, भविष्य के सपने देखते। कभी कभी वह फील्ड रिसर्च पर जाती, आमतौर पर 1-2 हफ्ते के लिए। थकी हुई लेकिन संतुष्ट वापस आती, डेटा और नमूनों का ढेर लेकर। और फिर वह हुआ जिसने सब कुछ बदल देना था। दिसंबर की ठंडी सुबह, एक आम फोन कॉल। प्रिया की आवाज उत्तेजित थी। याद है मैंने नई एक्सपेडिशन के बारे में कहा था? हमारी समस्या है, हमारा ड्राइवर निमोनिया से बीमार है और परसों निकलना है। अर्जुन सुनता रहा, जैसे वह रिसर्च की अहमियत के बारे में, ग्रांट की समय सीमा के बारे में, इस बारे में समझाती रही कि उसका टैंक ड्राइविंग एक्सपीरियंस उसे ट्रैक्ड व्हीकल चलाने के लिए परफेक्ट कैंडिडेट्स बनाता है। वह सुनता रहा और हाँ कहता रहा, इस बात से अनजान कि यह बातचीत एक नए नरक की शुरुआत है। ऐसे नरक की जिसकी तुलना में जलती टैंक बच्चों का खिलौना लगेगी। अध्याय 3, काले कारनामे। प्रोफेसर शास्त्री के केबिन के दरवाजे के पीछे रोशनी जल रही थी। हमेशा जलती थी, यहाँ तक कि इतनी देर रात भी, जब यूनिवर्सिटी की बाकी खिड़कियां कब की अंधकार में डूब चुकी होतीं। प्रिया ने हवा से बिखरे बालों को ठीक किया, दस्तक देने से पहले। उनकी मुलाकातें हमेशा रात में होती थीं, जब कॉरिडोर में फालतू आंखें और कान नहीं होते। आइए मेरी प्रिय, शास्त्री की आवाज हमेशा की तरह मुलायम और मधुर थी।
जैसे कांच पर मखमल। केबिन में कॉफी और महंगे तंबाकू की महक थी। प्रोफेसर खिड़की के पास खड़ा था, बर्फ से ढके यूनिवर्सिटी कैंपस को देख रहा था। अपने 65 साल में भी वह अभी भी वह बनाए रखता था जिसे सभ्य महिलाएं प्रतिष्ठा कहती थीं, लंबा, सीधा, चांदी के बालों के साथ जो बाल बाल से व्यवस्थित थे। सच्चे शिक्षाविद, यूनिवर्सिटी का सम्मान और गर्व। अगर वे केवल जानते होते। डॉक्यूमेंट्स तैयार हैं। प्रिया ने मेज पर रिपोर्ट्स की फाइल रखी। मैंने नए उपकरण का डेटा जोड़ा है। शास्त्री मुस्कराया और उस मुस्कान से उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ी। कभी अभी भी छात्रा के रूप में वह उसकी मुस्कान को आकर्षक मानती थी। अब इसमें कुछ शिकारी दिखता था। आह, हमारे नए उपकरण। उसने फाइल खोली। अत्याधुनिक क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम, ऑटोमेटेड वेदर स्टेशन, स्पेक्ट्रोमीटर। कागज पर सब कुछ बिल्कुल शानदार लग रहा है। कागज पर, प्रिया ने गूंज की तरह दोहराया। उसे याद था कि सब कुछ कैसे शुरू हुआ था। दूसरा साल, ग्लेशियोलॉजी पर स्पेशल सेमिनार। शास्त्री ने उसे तुरंत नोटिस किया था। एकमात्र छात्रा जो वास्तव में गहरे प्रश्न पूछती थी। एक्स्ट्रा क्लासेस शुरू हुई, संयुक्त प्रोजेक्ट्स। और फिर, जानती हो, साइंस में मुख्य बात यह है कि ग्रांट्स के साथ काम करना आना चाहिए, उसने एक बार उससे कहा था। पैसे के बिना कोई रिसर्च संभव नहीं। और पैसे पाने के लिए थोड़ी क्रिएटिविटी चाहिए। क्रिएटिविटी सरल निकली, जैसे सभी प्रतिभाशाली स्कीमें होती हैं। यूनिवर्सिटी को ग्लेशियर रिसर्च के लिए फेडरल ग्रांट मिलते थे। रिमोट स्टेशन इक्विपमेंट पर, मॉनिटरिंग सिस्टम पर, एक्सपेडिशन पर करोड़ों रुपए। और यह कि इस इक्विपमेंट का बड़ा हिस्सा केवल रिपोर्ट्स में मौजूद था। कौन जाकर चेक करेगा? कौन हिमालयी बर्फ से परे जाकर सेंसर गिनेगा? इस तिमाही में 3 करोड़। शास्त्री ने रिपोर्ट में संख्याओं पर उंगली रखी। बुरा नहीं है, है ना? बेशक आधा ग्रांट कमेटी के हमारे दोस्तों को देना पड़ेगा, लेकिन फिर भी। प्रिया ने सिर हिलाया। वह बहुत पहले राशियों के बारे में न सोचना सीख गई थी। जैसे उसने पुराने सोवियत उपकरणों के बारे में न सोचना सीखा था, जो अभी भी स्टेशनों पर आधुनिक उपकरणों की जगह खड़े थे। इस बारे में कि वे शास्त्री के साथ कैसे रीडिंग्स फेक करते हैं। इस बारे में कि कैसे। किस बारे में सोच रही हो? उसका हाथ उसके कंधे पर पड़ा। अपने पति के बारे में? अर्जुन। उसके बारे में सोचते ही अंदर कुछ सिकुड़ गया। ईमानदार, सीधे अर्जुन, जो उसे अपने काम से सच्ची लगन रखने वाली वैज्ञानिक समझता था, जो उसकी रिसर्च पर गर्व करता था। नहीं, उसने झूठ कहा। बस थक गई हूं। हम। शास्त्री ने उसके करीब झुका। उससे व्हिस्की और उसी और द टॉयलेट की गंध आ रही थी जो 15 साल पहले आती थी, जब सब कुछ शुरू हुआ था। तो फिर शायद चुंबन आदत के कारण लगभग मशीनी हो गया था, जैसे बाकी सब कुछ जो बाद में चौड़े चमड़े के सोफे पर हुआ। बाद में ब्लाउज के बटन लगाते हुए प्रिया ने खिड़की के शीशे में अपना प्रतिबिंब पकड़ा। 37 साल की और अभी भी प्रेमी छात्रा का किरदार निभा रही है। लेकिन क्या उसके पास कोई विकल्प है? वह इसमें बहुत गहरे तक फंस गई है। बहुत कुछ जानती है। वैसे एक्सपेडिशन के बारे में, शास्त्री अपनी वर्क टेबल पर वापस आ गया था, जैसे कुछ हुआ ही न हो। ध्रुवीय स्टेशन पर नया उपकरण लगाना है, पुराना राइट ऑफ करना है, डॉक्यूमेंटेशन अपडेट करना है। तुम प्रोसीड्योर जानती हो? हाँ, लेकिन प्रिया झिझकी। समस्या है। स्टीव, हमारा ड्राइवर, अस्पताल में है। निमोनिया। और ड्राइवर के बिना हम नहीं कर सकते। रिप्लेसमेंट ढूंढो। उसने कागजों से आंखें भी नहीं उठाईं। हमारी समय सीमा टाइट है। अगर अब नहीं किया तो वसंत तक इंतजार करना होगा। और वसंत में ऑडिट होगी। प्रिया ने होंठ काटा। ख्याल अचानक आया,
और उससे सीने में ठंडक दौड़ी। अर्जुन, उसने फुसफुसाया, वह तो पूर्व टैंकर है, ट्रैक्ड व्हीकल संभाल लेगा। अब शास्त्री ने उसकी तरफ देखा, लंबी गौर से देखने वाली नजर। तुम्हारा पति? उसकी आवाज में नए स्वर आए। यह दिलचस्प आइडिया है, बहुत दिलचस्प, लेकिन यह रिस्क है, उसने जल्दी जोड़ा। वह कुछ शक सकता है, या यह मौका है? शास्त्री उसके पास आया। खुद सोचो, हम तीनों वहां जाते हैं। वह असली स्टेशन देखता है, समझ जाता है कि क्या चल रहा है। और फिर दुर्घटना। आर्कटिक में ऐसी बहुत होती हैं, खासकर अनुभवहीन लोगों के साथ। क्या? प्रिया पीछे हट गई। तुम नहीं कर सकते, मैं सब कुछ कर सकता हूं। प्रिय, उसकी मुस्कान और चौड़ी हो गई। और तुम भी। क्या इसीलिए हम इतना अच्छा काम करते हैं? इसके अलावा, क्या तुमने कभी सब कुछ नए सिरे से शुरू करने के बारे में नहीं सोचा? हमारे बीच इस छोटे झूठ के बिना। प्रिया चुप रही। सिर में ख्यालों के टुकड़े घूम रहे थे, अर्जुन के बारे में, पैसों के बारे में, इस बारे में कि वह इस सब में कितनी गहरे तक फंस गई है। इस बारे में कि हिमालय की अंतहीन बर्फ में लोग कितनी आसानी से गायब हो जाते हैं। उसे फोन करो। शास्त्री खिड़की के पास वापस गया। कहो कि हमें उसकी मदद चाहिए, कि यह तुम्हारे काम के लिए महत्वपूर्ण है, साइंस के लिए। वह तुमसे प्रेम करता है ना? वह मान जाएगा। उसने फोन निकाला। नंबर डायल करते समय उंगलियां कांप रही थीं। खिड़की के बाहर बर्फ गिर रही थी, बड़े भारी फाहों में, यूनिवर्सिटी के कैंपस को सफेद कफन से ढकते हुए। कहीं दूर शहर के बाहरी इलाके के उनके आरामदायक घर में अर्जुन शायद चिमनी के पास बैठा उसके वापस आने का इंतजार कर रहा था। इस बात से अनजान कि उनकी आने वाली बातचीत का हर शब्द किसी और इंसान द्वारा पहले से लिखा जा चुका है। और याद रखना, प्रिय, शास्त्री की आवाज नंबर डायल की आवाज के पीछे मुश्किल से सुनाई दी। साइंस में, जैसे प्रेम में, भावनाओं के लिए जगह नहीं है, केवल परिणाम के लिए। अध्याय 4, उत्तर की राह। ट्रैक्ड व्हीकल हैगलैंड एक विशाल नारंगी कैटरपिलर की तरह दिख रहा था, जो ठंड में जम गया हो। अर्जुन मशीन के चारों ओर घूम रहा था, सालों की सेवा से रचेप से आदत से हर डिटेल चेक कर रहा था। -40 धातु को भंगुर कांच में बदल देता था, और रबर को पत्थर में। कोई भी छोटी चीज जान ले सकती थी। सब ठीक है? प्रिया की आवाज अचानक पास से आई। वह बगल में खड़ी थी, पोलर पार्का में दुबकी हुई। उगते सूरज की रोशनी में उसकी सांस चांदी के बादल में बदल रही थी। लगता है ठीक है, अर्जुन ने ट्रैक पर ठक ठक किया। अजीब बात यह है, डॉक्यूमेंट्स के अनुसार मशीन लगभग नई है, लेकिन वियर के निशान, इन सब कागजों में लिखी संख्याएं। उसने हाथ हिलाया। तुम नौकरशाहों को जानते हो। मुख्य बात यह है कि चलती है। प्रोफेसर शास्त्री सबसे आखिर में आया, जब सूरज पूरी तरह क्षितिज से अलग हो चुका था। उसकी हरकतें चुस्त, मापी हुई थीं। साफ तौर पर यह उसकी पहली इस तरह की एक्सपेडिशन नहीं थी। बैकपैक कुछ उपकरणों से भरा हुआ, कॉफी की थर्मस, नक्शों वाला टैबलेट, एडवेंचर के लिए तैयार। उसने अर्जुन से हाथ मिलाते हुए मुस्कराया। उम्मीद है आपकी टैंकर स्किल्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। हालांकि आर्कटिक में कुछ भी हो सकता है। उसके टोन में कुछ था जिसने अर्जुन को सचेत कर दिया। वह समझा नहीं सका कि क्या बस आर्मी का छठा सेंस, जिसने इराक में कई बार उसकी जान बचाई थी, अचानक सांप की तरह हिल गया। लेकिन उसने इस एहसास को दूर कर दिया। आखिरकार यह केवल एक साइंटिफिक एक्सपेडिशन थी। व्हीकल ठीक 8 बजे चला। अर्जुन कंट्रोल लीवर पर बैठा था, मशीन की आदत डाल रहा था। यह टैंक से कहीं हल्का था,
लेकिन सामान्य सिद्धांत वही था, ट्रैक्स होते हैं। पीछे लिविंग कंपार्टमेंट में प्रिया और प्रोफेसर कुछ उपकरण व्यवस्थित कर रहे थे। रास्ते के पहले घंटे अपेक्षाकृत शांति में बीते। केवल इंजन की गर्जना और ट्रैक्स के नीचे बर्फ की चरमराहट। कभी कभी शास्त्री केबिन के पास आता, नक्शे से दिशा बताता, रूट के बारे में कुछ कहता। उससे महंगे कोलोन की गंध आती थी, यहाँ अजीब अनुपयुक्त गंध। दोपहर तक वे मोबाइल कवरेज जोन से बहुत दूर पहुंच गए थे। अंतहीन सफेद रेगिस्तान चारों दिशाओं में फैला था। न पेड़ न पहाड़ियां, केवल बर्फ और आकाश क्षितिज पर एक धुंधली लकीर में मिलते हुए। खूबसूरत है ना अर्जुन? प्रिया ड्राइवर सीट के पास बैठी। मैं हर बार हैरान हो जाती हूँ। ऐसी पूर्ण शून्यता, यह मंत्रमुग्ध कर देता है। यहाँ हमारे सिवा सैकड़ों मील तक कोई नहीं है। हाँ, अर्जुन ने उपकरणों पर नजर डाली। लेकिन ठंडा है। बाहर -52। ओह, यह अभी भी गर्म है, वह हंसी। 2 दिन बाद जब हम स्टेशन पहुंचेंगे तब। वह अटक गई और उसकी आवाज में कुछ ऐसा था जिसने अर्जुन को फिर सचेत कर दिया। वह उसकी तरफ मुड़ा, लेकिन वह पहले ही वापस प्रोफेसर के पास चली गई थी, जो अपने टैबलेट में कुछ तेजी से लिख रहा था। दिन शाम में शाम पोलर नाइट में बदल गया। वे आगे बढ़ते रहे, जीपीएस और उपकरणों के अनुसार दिशा तय करते हुए। अर्जुन सख्त उत्तर की तरफ रास्ता रखे हुए था, वहां जहां कोऑर्डिनेट्स के अनुसार साइंटिफिक स्टेशन ध्रुवीय स्थित था। शायद रात भर रुकें, उसने सुझाव दिया जब घड़ी ने 9 बजे दिखाए। मैं 16 घंटे से लीवर पर हूं। नहीं, शास्त्री ने बहुत जल्दी जवाब दिया। यानी बेहतर है कि चलते रहें। यहां से 50 मील बाद रुकने की सुविधाजनक जगह है। मैं इसे अच्छी तरह जानता हूं। फिर वही एहसास, जैसे चेतना के किनारे पर एक शांत घंटी। अर्जुन ने रियर व्यू मिरर में देखा, प्रोफेसर प्रिया से कुछ जल्दी फुसफुसा रहा था। वह सिर हिला रही थी, होंठ काटे हुए। हेल्ट की जगह पर वे आधी रात के बाद पहुंचे। एक छोटी घाटी, बर्फ के डिब्बों से हवा से सुरक्षित। यह वास्तव में सुविधाजनक था, जैसे किसी ने इस हैट को विशेष रूप से तैयार किया हो। जब तक अर्जुन इंजन बंद करता और सिस्टम चेक करता रहा, शास्त्री और प्रिया ने जल्दी से डिनर का इंतजाम किया। कंजर्ड फूड, बिस्कुट, थर्मस से गर्म चाय। वे चुपचाप खाते रहे, हर कोई अपने विचारों में डूबा हुआ। मैं पहली पहरेदारी करूंगा, शास्त्री ने खाना खत्म होने पर कहा। आप लोग आराम करें, कल मुश्किल दिन है। अर्जुन अपने कैंपिंग कॉट पर लेट गया, व्हीकल की दीवारों के पीछे हवा की गर्जना सुनते हुए। प्रिया पास में लेटी थी, लेकिन वह महसूस कर रहा था वह नहीं सो रही। उसकी सांस बहुत तेज, तनावपूर्ण थी। कुछ गड़बड़ है? उसने फुसफुसाकर पूछा। सब ठीक है, उसकी फुसफुसाहट कांप रही थी। बस महत्वपूर्ण एक्सपेरिमेंट से पहले घबराहट हो रही है। वह दीवार की तरफ मुड़ गई, अपने पूरे अंदाज से दिखाते हुए कि बातचीत खत्म। अर्जुन ने आंखें बंद कीं, लेकिन नींद नहीं आई। सिर में विचारों के टुकड़े घूम रहे थे। प्रिया का अजीब व्यवहार, प्रोफेसर के साथ समझदारी भरी नजरें, उसके बहुत जल्दी के जवाब, और व्हीकल की दीवार के पीछे पोलर नाइट गरज रही थी, इंसानी डर और संदेहों से बेखबर। कहीं वहां, इस बर्फीले रेगिस्तान में, स्टेशन ध्रुवीय उनका इंतजार कर रहा था। और कुछ अर्जुन को बता रहा था, जो वह वहां देखेगा, वह सब कुछ बदल देगा। प्रोफेसर शास्त्री केबिन में बैठा था, अंधकार में घूर रहा था। उसकी उंगलियां पार्का की जेब में कुछ सहला रही थीं। आखिरकार, आर्कटिक में दुर्घटनाएं आम बात हैं, खासकर जब उन्हें सावधानी से प्लान किया जाए, है ना?
अध्याय 5 धोखेबाजों की योजना। साइंटिफिक स्टेशन ध्रुवीय बर्फीली धुंध से अचानक निकला। किसी क्षण में सामने का धूसर पर्दा एक काली छाया में बदल गया। अर्जुन ने स्पीड कम की, विंडशील्ड में गौर से देखते हुए। कुछ गड़बड़ था। बिल्कुल गड़बड़। यही है आधुनिक रिसर्च स्टेशन। वह अपनी आवाज में अविश्वास छुपा नहीं सका। उनके सामने एक टेढ़ी लकड़ी की बैरक खड़ी थी, आधी बर्फ में दबी हुई। दीवारें समय से काली पड़ गई, मुश्किल से जंग लगे सपोर्ट पर टिकी थीं। संकरी खिड़कियों में फटे शीशे काले हो रहे थे। छत के ऊपर अकेला मुड़ा हुआ एंटीना चिपका था। ऐसे अर्जुन ने इराक में देखे थे, छोड़े गए सोवियत बेस पर। शायद हम रास्ता भटक गए। वह प्रिया की तरफ मुड़ा, लेकिन उसने नजरें फेर लीं। नहीं, शास्त्री की आवाज अचानक कड़ी थी। यही वह स्टेशन है। व्हीकल एंट्रेंस के पास पार्क करो। बैरक के अंदर हवा दमघोंटू और ठंडी थी। फफूंदी, जंग और कुछ और की गंध, वह खास गंध जो परित्याग के साथ आती है, जिसे किसी और चीज से भ्रमित नहीं किया जा सकता। टॉर्च की किरण अंधकार से पुराने उपकरण निकालती रही, जो धूल और बर्फ की मोटी परत से ढके थे। अर्जुन धीरे धीरे कमरे में घूमा, हर कोने को रोशन करता हुआ। यह मेटियोरोलॉजिकल स्टेशन था, पुराना जमाना का, जंग लगी सुइयों के साथ। यहाँ कुछ सेंसर का स्टैंड था, उन पर अभी भी सिरिलिक में धुंधले अक्षर पढ़े जा सकते थे। यह सारा उपकरण साफ तौर पर दशकों से यहाँ खड़ा था। मैं समझ नहीं रहा। वह सेंट्रल कंसोल के पास रुका। डॉक्यूमेंट्स में आधुनिक उपकरण के बारे में कहा गया है। अत्याधुनिक क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम, ऑटोमेटेड मेटियोरोलॉजिकल स्टेशन, स्पेक्ट्रोमीटर। यह सब कहाँ है? प्रिया और शास्त्री चुप थे। सन्नाटे में केवल यही सुनाई दे रहा था कि तख्तों के बीच दरारों में हवा कैसे गरज रही है। अर्जुन ने जेब से मुड़ा हुआ प्रिंट आउट निकाला, स्टेशन इक्विपमेंट की आखिरी रिपोर्ट की कॉपी। यहाँ उसने उंगली से लाइनों पर इशारा किया। पिछले साल इंस्टॉल किया गया, केवल उपकरण पर 3 करोड़ रुपए। यह कहाँ है? अर्जुन प्रिया ने उसकी तरफ कदम बढ़ाया, लेकिन शास्त्री ने उसे हाथ के इशारे से रोक दिया। आप बहुत अवलोकनशील हैं, कैप्टन। प्रोफेसर मुस्कराया, लेकिन मुस्कान उसकी आंखों तक नहीं पहुंची। मिलिट्री की आदत है डिटेल्स नोटिस करने की, या केवल प्राकृतिक संदेह? यहाँ क्या चल रहा है? अर्जुन महसूस कर रहा था कि अंदर वह लहर उठ रही है, वही जो हमेशा लड़ाई से पहले आती थी। साइंस चल रहा है, कैप्टन। असली साइंस। शास्त्री कमरे में घूमा, पुराने उपकरणों को प्यार से सहलाते हुए। जानते हैं, ऐसे स्टेशन को मेंटेन करने में कितना पैसा लगता है? असली रिसर्च के लिए कितने पैसे चाहिए? और दिल्ली के वे नौकरशाह, वे रिपोर्ट्स चाहते हैं, संख्याएं, सुंदर ग्राफ्स। उन्हें इससे कोई मतलब नहीं कि डेटा कहां से आता है। आप रिजल्ट्स फेक कर रहे हैं, यह सवाल नहीं था। हम संसाधनों को ऑप्टिमाइज कर रहे हैं, शास्त्री ने सुधारा। हाँ, उपकरण पुराना है, लेकिन यह काम करता है। और बजट में अंतर असली रिसर्च पर जाता है, उस पर जो वास्तव में महत्वपूर्ण है। किस पर? आपके ऑफशोर अकाउंट्स पर, प्रिया ने सिसकी भरी। अर्जुन उसकी तरफ मुड़ा, वह दीवार से सटकर खड़ी थी और उसके गालों पर आंसू बह रहे थे। माफ कर दो, उसने फुसफुसाया। मैं नहीं चाहती थी। यह सब इतने पहले शुरू हुआ था। और तब अर्जुन समझ गया। सब कुछ समझ गया। उसकी बार बार एक्सपेडिशन, शादी में शास्त्री के अजीब इशारे, वे नजरें जो वे आपस में डालते थे। उसका जी मिचलाने लगा। कितना? उसकी आवाज खुरदुरी थी। कितने साल तुम? 15। शास्त्री ने उसकी जगह जवाब दिया। स्टूडेंट बेंच से ही। प्रतिभाशाली लड़की थी, हर मायने में। उसने यह इतने संरक्षक प्रेम के साथ कहा कि अर्जुन पर शुद्ध पशु क्रोध की लहर चढ़ गई।
वह आगे बढ़ा, लेकिन शास्त्री तेज निकला। उसके हाथ में पिस्तौल आ गई, छोटी, साफ सुथरी, एक वैज्ञानिक की छवि से बिल्कुल मेल नहीं खाती। गर्मजोशी की जरूरत नहीं, कैप्टन, प्रोफेसर थके हुए अंदाज से चरमराती कुर्सी पर बैठ गया। बैठिए। बड़े लोगों की तरह बात करते हैं। अर्जुन खड़ा रहा, छाती पर हाथ बांधे। प्रिया नर्वसली पार्का का जिप छेड़ रही थी। हाँ, हम पुराने उपकरण का इस्तेमाल करते हैं, शास्त्री शांति से बोला, जैसे लेक्चर दे रहा हो। हाँ, रिपोर्ट्स में नए के बारे में लिखते हैं। अंतर हमारी रिसर्च के समर्थन में जाता है, कर्मचारियों की सैलरी में। वैसे आपने कभी सोचा है कि आपकी पत्नी इतने महंगे एक्सपेडिशन सूट कैसे अफोर्ड कर सकती है? या आपके पास उस स्नो मोबाइल बिजनेस के लिए पैसे कहाँ से आए? अर्जुन को लगा जैसे जमीन पैरों तले से खिसक रही है। वह धीरे धीरे प्रिया की तरफ मुड़ा। क्या यह सच है? अर्जुन, वह अटक गई। वे पैसे अच्छे काम आए। हमारे भविष्य के लिए, तुम्हारे बिजनेस के लिए, जिसे मैं ईमानदारी से कमाया समझता था। उसकी आवाज मुर्दा लग रही थी। सुनिए कैप्टन, शास्त्री खड़ा हुआ। हम सब यहाँ अपना काम कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल कानूनी नहीं। लेकिन क्या जिस युद्ध में आपने सेवा की वह कानूनी था? क्या वहाँ मिलिट्री कॉन्ट्रैक्ट्स पर अरबों की चोरी नहीं हुई? हम कम से कम पैसे साइंस पर खर्च करते हैं। साइंस पर? अर्जुन कड़वाहट से हंसा। आधी सदी पुराने जंग लगे उपकरणों पर? कमरे में भारी सन्नाटा छा गया। केवल दरारों में हवा गरज रही थी और पुराने तारों की चटक सुनाई दे रही थी। और अब क्या? आखिरकार अर्जुन ने पूछा। अब हम यहाँ अपना काम पूरा करते हैं। शास्त्री ने टैबलेट निकाला। रिपोर्ट्स भरते हैं, उपकरण चेक करते हैं। वैसे हमें आपकी मदद चाहिए। इस पॉइंट को नक्शे में देखिए। वहाँ जीपीएस बीकन खड़ा है, उसका काम चेक करना है। यह पास है, 2 मील का मामला। और अगर मैं इनकार कर दूं? अगर मैं संबंधित अधिकारियों को बताने का फैसला करूं? आप ऐसा नहीं करेंगे, शास्त्री ने शांति से जवाब दिया। क्योंकि तब प्रिया को भी नुकसान होगा और आपके बिजनेस को भी। आप अपनी ही पत्नी को धोखा तो नहीं देंगे अर्जुन? आप तो उससे प्रेम करते हैं। अर्जुन ने पत्नी को देखा। वह आंखें नीची किए खड़ी थी और चुप थी। इस क्षण में वह अभी नहीं जानता था कि उसका धोखा कहीं गहरा है, जितना लग रहा है कि उसके और प्रोफेसर के बीच केवल पैसे नहीं हैं। यह वह बाद में समझेगा। ठीक है, अभी हम सब एक ही नाव में हैं और हमारा लक्ष्य घर वापस पहुंचना है। उसने पार्का बंद किया। अपना यह बीकन दिखाइए और हमारी बातचीत का हम घर पहुंचकर निपटारा करेंगे। यहाँ है, शास्त्री ने नक्शे में पॉइंट दिखाया। बस जाकर सिग्नल चेक करना है। हम तब तक रिपोर्ट्स तैयार करेंगे। अर्जुन पोलर नाइट में निकला। बर्फ पैरों तले चरमरा रही थी, हवा चेहरे पर मार रही थी। वह आगे बढ़ा, उस इंडिकेटेड पॉइंट की तरफ जो पोलर आइस शीट के बिल्कुल किनारे पर स्थित था, जो दूर तक खुले समुद्र में फैली थी। इस बात से अनजान कि उसकी पीठ के पीछे शास्त्री अपने बैकपैक से विस्फोटक का पैकेट निकाल रहा था। पहला धमाका 20 मिनट बाद होना था। अध्याय 6। मौत के किनारे पर। अर्जुन बर्फ पर चल रहा था, महसूस करते हुए कि कैसे ठंड पार्का के नीचे घुस रही है। -50, यह इराकी गर्मी नहीं है। यहाँ ठंड धीरे धीरे, व्यवस्थित रूप से मारती है। पहले उंगलियां सुन्न होती हैं, फिर धोखे की गर्मी आती है, और फिर। उसने सिर हिलाया, इन विचारों को भगाते हुए। अभी कुछ और के बारे में सोचना था। जीपीएस कोऑर्डिनेट्स उसे एक छोटी बर्फीली उभार की तरफ ले जा रहे थे। उसकी रूपरेखा में कुछ गलत लग रहा था, लेकिन अर्जुन समझ नहीं सका कि क्या। मिलिट्री इंट्यूशन, जिसने इराक में कई बार उसकी जान बचाई थी,
अब खतरे की घंटी बजा रहा था, लेकिन वह आगे बढ़ता रहा। कोई विकल्प नहीं था। हवा का झोंका स्टेशन की तरफ से कोई आवाज ले आया। अर्जुन ने पीछे मुड़कर देखा। पोलर लाइट्स की मध्यम रोशनी में उसने एक काली आकृति देखी जो तेजी से उसके निशानों पर आ रही थी। प्रोफेसर शास्त्री। और उसके हाथों में कुछ था। पहला धमाका अर्जुन को चौंका गया। पैरों के नीचे की बर्फ कांपी, दरारें पड़ी। दूसरा धमाका लगभग तुरंत आया, दूसरी तरफ से। अब वह सब समझ गया। वे उसे मारना नहीं चाहते थे। वे चाहते थे कि समुद्र यह काम उनके लिए कर दे। बर्फीली सतह में दरार डरावनी तेजी से बढ़ रही थी। आवाज गोलियों जैसी थी, वही सूखी तड़क, केवल कई गुना तेज। अर्जुन पीछे की तरफ दौड़ा, लेकिन देर हो चुकी थी। बर्फ का विशाल टुकड़ा जिस पर वह खड़ा था, मुख्य भाग से अलग हो चुका था। अलविदा कैप्टन। हवा के गर्जन के बीच शास्त्री की आवाज आई। कुछ पर्सनल नहीं, केवल बिजनेस। आपकी पत्नी बहुत गर्म है वैसे। अर्जुन देखता रहा कि कैसे प्रोफेसर की काली आकृति बर्फीले धुंधलके में घुल रही है। उसके पैरों तले बर्फ का टुकड़ा धीरे धीरे लेकिन निर्दयता से खुले समुद्र की तरफ बढ़ रहा था। उसने कंपास निकाला, सुई ने उसकी सबसे बुरी आशंकाओं की पुष्टि की। धारा उसे उत्तर पूर्व की तरफ, खुले समुद्र की तरफ ले जा रही थी। पहला घंटा उसने स्थिति का आकलन करने में बिताया। बर्फ का टुकड़ा काफी बड़ा था, लगभग 30 गुना 30 मीटर। लेकिन लहरों के हर धक्के से इससे नए टुकड़े टूट रहे थे। कुछ घंटों में इसका आधा रह सकता है या कम। जेब में रेडियो चुप था, या तो रेंज से बाहर या स्टेशन पर जानबूझकर बंद कर दिया गया। जीपीएस नेविगेटर दिखा रहा था कि तट तक लगभग 2 मील। आम हालात में कुछ भी नहीं। लेकिन तब नहीं जब तुम्हारे और जमीन के बीच पानी की पट्टी हो, जिसका तापमान फ्रीजिंग पॉइंट के करीब हो। हवा तेज हो रही थी। अर्जुन एक छोटे टोरस के पीछे छुप गया, गर्मी बचाने की कोशिश करते हुए। वह जानता था उसके पास केवल 2 विकल्प हैं। पहला, बर्फ के टुकड़े पर रहना और धीरे धीरे ठंड या भूख से मरना। दूसरा, तट तक तैरने की कोशिश करना। दोनों विकल्प घातक थे, लेकिन दूसरा कम से कम एक धुंधली उम्मीद देता था। ठीक इसी क्षण उसने फर्राटे की आवाज सुनी। उससे 10 मीटर दूर बर्फ के टुकड़े के किनारे पर एक सील लेटी थी। साइज से नर, बड़ा। जानवर उत्सुकता से अजीब पड़ोसी को देख रहा था। विचार तुरंत आया। अर्जुन को इनुइट लोगों की कहानियां याद आईं, बर्फीले पानी में जीवित रहने के प्राचीन तरीके के बारे में। वह तरीका जो उन्हें खुद सील्स ने सिखाया था। चाकू हाथ में अपने आप आ गया। तेजी से काम करना होगा, दूसरा मौका नहीं मिलेगा। सील बड़ा और मजबूत था, लेकिन अर्जुन के पास अचानक हमले का फायदा था। और हाथों से लड़ने का अनुभव, चाहे बिल्कुल अलग विरोधियों के साथ। संघर्ष छोटा और क्रूर था। जब सब कुछ खत्म हुआ, अर्जुन व्यवस्थित रूप से काम में लग गया। ठंड से हाथ कांप रहे थे, लेकिन वह गलती की अनुमति नहीं दे सकता था। हर हरकत सटीक होनी चाहिए। पहले पारका और बाकी कपड़े उतारना। सब कुछ वाटरप्रूफ बैग में फोल्ड करना। फिर सबसे मुश्किल। अर्जुन ने अपने शरीर को सील के फैट से रगड़ना शुरू किया, त्वचा के हर हिस्से को सावधानी से ढकते हुए। यह फैट ही एकमात्र चीज थी जो उसे पानी की घातक ठंड से बचा सकती थी। ठंड उस पर हथौड़े की मार की तरह टूटी। नंगे शरीर पर रोंगटे खड़े हो गए, सांस टूटने लगी। लेकिन इंतजार का समय नहीं था, बर्फ का टुकड़ा टूटता जा रहा था। अर्जुन ने तट को देखा, काली पट्टी शाम की धुंध में मुश्किल से दिखाई दे रही थी। कहीं वहां, इस घातक ठंडे पानी की पट्टी के पीछे जमीन थी। जिंदगी, उम्मीद। उसने कपड़ों का बैग पीठ से बांधा, पक्का करते हुए कि गांठें मजबूत हैं।
गहरी सांस ली। एक और मानसिक रूप से प्रिया से अलविदा कहा, उस प्रिया से जिससे वह प्रेम करता था, जो उसे लगता था उससे प्रेम करती थी, उससे जो इस दिन से पहले मौजूद थी। और फिर पानी में कदम रखा। ठंड पूर्ण थी। वह शरीर में हजार बर्फीली सुइयों की तरह घुसी। एक क्षण के लिए फेफड़े जैसे वाइस में दब गए, शॉक पर रिफ्लेक्स रिएक्शन। लेकिन सील का फैट काम कर रहा था। जानवरों के फैट की पतली फिल्म घातक ठंड से कम कुछ सुरक्षा दे रही थी। अर्जुन तैरने लगा, एक समान रफ्तार रखने की कोशिश करते हुए। हर हरकत कुशल होनी चाहिए, एनर्जी की अतिरिक्त बर्बादी मौत का मतलब थी। पानी चेहरे को जला रहा था, शरीर का एकमात्र हिस्सा जिसे वह फैट से नहीं बचा सका। वह तुरंत बर्फीली परत से ढक गया। लेकिन वह तैरता रहा। समय का मतलब खत्म हो गया। केवल काला पानी था, जलती ठंड और आगे तट की काली पट्टी। कभी कभी उसे लगता कि वह सफेद भालू देख रहा है, जो पास की बर्फ से उसे देख रहे हैं। या यह ठंड से होने वाले भ्रम थे। वह याद नहीं कर सका कि तट तक कैसे पहुंचा। आखिरी मीटर दर्द और ठंड के एक धुंधले धब्बे में मिल गए। याद था केवल यह कि उंगलियों ने जमी रेत को खरोंचा, कि शरीर ने हिलने से इनकार कर दिया, कि होश अंधकार में बह गया। उसका आखिरी विचार था, बच गया। फिर से बच गया। जैसे तब जलती टैंक में। और फिर अंधकार आया। और इस अंधकार में उसे लगा कि कोई आवाजें हैं, अनजानी भाषा में बोलते हुए। और गर्मी, अजनबी हाथों की मुक्तिदायक गर्मी। अध्याय 7 मुक्ति। मौत में समुद्री नमक की गंध थी और आर्कटिक पानी का स्वाद था। अर्जुन को इस बात का यकीन था, जब तक वह होश में नहीं आया और दूसरी गंध महसूस नहीं की। धुआं। आग का तीखा धुआं नहीं, टैंक के जलते तेल की गंध नहीं, बल्कि कुछ प्राचीन देवदार और काई जैसा जीवन की गंध। उसने आंखें खोलीं। उसके ऊपर हिरन की खालों की छत थी, लकड़ी के डंडों पर तनी हुई। रेबो उत्तरी लोगों का पारंपरिक घर। बचपन में उसने ऐसे नेशनल जियोग्राफिक में देखे थे, लेकिन कभी नहीं सोचा था कि किसी दिन उनमें से एक के अंदर होगा। केंद्रीय चूल्हे में आग विचित्र छायाएं दीवारों पर फेंक रही थी। कहीं बाहर वही हवा गरज रही थी, वही हवा जिसने उसे लगभग मार डाला था। धुआं निकलने वाले छेद से नॉर्दर्न लाइट्स दिखाई दे रही थी। हरी और बैंगनी पट्टियां काले आकाश में नाच रही थीं, जैसे भूतिया आत्माएं। वह हिलने की कोशिश करता, और शरीर ने दर्द की लहर से जवाब दिया। हर मांसपेशी, हर जोड़ उस पागल तैराकी के बारे में याद दिला रहा था, बर्फीले पानी के पार। लेकिन वह जिंदा था। किसी चमत्कार से जिंदा। आह! अनैच्छिक कराह सूखे गले से निकली। तुरंत पास एक चेहरा आया, युवा लड़की, तिरछी आंखों और लंबी काली चोटियों के साथ। देखने में 20 से ज्यादा नहीं। वह उसके ऊपर झुकी, अनजानी भाषा में कुछ बोली, मधुर लंबे स्वरों और नरम व्यंजनों के साथ। जब उसने उसके माथे को ठंडी हथेली से छुआ, अर्जुन समझ गया कि इससे पहले वह बुखार में जल रहा था। उसका स्पर्श एंकर की तरह था, उसे वास्तविकता में रोकने वाला। उसने उसके होठों के पास लकड़ी का कटोरा लाया, किसी काढ़े के साथ। जड़ी बूटियों की गंध आ रही थी और स्वाद कड़वा था, लेकिन अर्जुन प्यासे की तरह पीता रहा, जैसे रेगिस्तान में राहगीर। अर्जुन, उसने खुरदुराया, अपनी तरफ इशारा करते हुए। लड़की मुस्कराई, मुस्कान ने उसके चेहरे को बदल दिया, उसे उगते सूरज जैसा बना दिया। तेनजिन। इस तरह उसकी नई जिंदगी शुरू हुई। बिना शब्दों की जिंदगी, कम से कम समझने वाले शब्दों के बिना। लेकिन बोटी लोग, जैसा कि उसने बाद में जाना, सदियों से ऐसी दुनिया में रहते थे जहां शब्द कामों से कम मायने रखते थे। यहाँ दुनिया के किनारे पर, जहाँ तापमान -60 तक गिरता है और पोलर नाइट महीनों तक रहती है, केवल वे बचते हैं जो दूसरे इंसान की आंखों में सच पढ़ना जानते हैं।
बाद में उसे पता चला कि उसे कैसे पाया गया। शिकारी शिकार से लौट रहे थे और बर्फ पर कुछ काला दिखा। पहले सोचा सील, लेकिन सील कपड़े नहीं पहनते और बर्फ पर खून नहीं बहाते। वे उसे कैंप में ले आए, लगभग मृत जमे हुए कपड़ों और त्वचा के साथ जो सील के फैट से ढकी थी। बुजुर्गों ने कहा, यह निशान है। सफेद आदमी जिसने बर्फीले पानी में जीवित रहने का उनका प्राचीन तरीका इस्तेमाल किया, जिंदा रहना चाहिए। उन्होंने उसे तेंजिन को सौंपा, शामान की बेटी, जो हीलिंग हर्ब्स और प्राचीन रिचुअल्स के रहस्य जानती थी। दिन एक अंधीन रिकवरी की धारा में बदल गए। तेंजिन पट्टियां बदलती, उसके शरीर को उन मलहमों से मलती जो तुंद्रा की जड़ी बूटियों जैसी गंध देती थीं, काढ़े पिलाती। धीरे धीरे उसमें ताकत वापस आई और वह कैंप की जिंदगी के विवरण नोटिस करने लगा। यहाँ सब कुछ अलग था। कोई बंद दरवाजे नहीं, रेबो का पर्दा हमेशा मेहमान के लिए खुला। कोई गुप्त सौदे नहीं, शिकारी अपना शिकार पूरी जनजाति के साथ बांटते थे। कोई झूठ नहीं, यहाँ इसका कोई मतलब ही नहीं था। कैसे झूठ बोला जा सकता है जब तुम्हारी जिंदगी दूसरों के भरोसे पर निर्भर हो? हर सुबह अर्जुन देखता था कि कैसे औरतें सुखाने के लिए खाले टांगती हैं, कैसे मर्द शिकार के लिए टीमें तैयार करते हैं, कैसे बच्चे बर्फ में खेलते हैं, बड़ों की नकल करते हुए। सरल जिंदगी, सैकड़ों सालों से अपरिवर्तित। और इस सरलता में इतनी ईमानदारी थी, इतनी पवित्रता कि दिल में कुछ चुभता था। वह प्रिया और शास्त्री के बारे में सोचता, उनके करोड़ों के घोटाले के बारे में, इस बारे में कि उन्होंने पैसों के लिए एक इंसान को मारने का कितनी आसानी से फैसला किया। उस कृत्रिम दुनिया के बारे में जो उन्होंने फर्जी रिपोर्ट्स और नकली डेटा से बनाई थी। यहाँ बोटी जनजाति में यह सब इतना छोटा लगता था, नगण्य। तेंजिन लगता था बिना शब्दों के उसे समझती थी। जब भारी विचार उसे घेरते, वह बस बगल में बैठ जाती। कभी गाती अपनी भाषा में शांत गीत, तुंद्रा में हवा की फुसफुसाहट जैसे। कभी बस चुप रहती, जड़ी बूटियों को छांटती या नई जोड़ी ऊनी जूतों पर काम करती। वह उस खास सुंदरता से सुंदर थी जो चमकदार मैगजीनों में नहीं मिलती। उसकी हरकतों में प्राकृतिक लालित्य था और आंखों में कोई प्राचीन बुद्धिमत्ता रहती थी जो उसकी जनजाति की पीढ़ियों की औरतों से आई थी। उसके पास अर्जुन अजीब शांति महसूस करता था, जैसे लंबे तूफान के बाद आखिरकार शांत बंदरगाह में आ गया हो। एक शाम उसने उसके लिए नए कपड़े लाए, ऊनी पैंट और पारका, उसके हाथों से सिला हुआ। हर सिलाई में देखभाल थी, वही जिसकी उसे पिछली जिंदगी में इतनी कमी थी। उसे कपड़े पहनाने में मदद करते हुए वह एक क्षण के लिए उसके कंधों पर हाथ रोक गई। उनकी नजरें मिलीं और अर्जुन ने उसकी आंखों में उस आग का प्रतिबिंब देखा जो पहले से उसकी अपनी आत्मा में जल रही थी। उस रात उन्हें आम भाषा की जरूरत नहीं थी। शरीर की भाषा सभी मानवीय बोलियों से पुरानी निकली। उसकी त्वचा चूल्हे के धुएं और आर्कटिक जड़ी बूटियों की गंध देती थी। उसके चुंबन अनाड़ी थे, लेकिन सच्चे, जैसे इस दुनिया में सब कुछ जहां दिखावा करना असंभव था। बाद में जब वे उन्हीं खालों पर लेटे थे, धुआं निकलने वाले छेद से नॉर्दर्न लाइट्स देखते हुए, अर्जुन तकदीर की अजीबियों के बारे में सोच रहा था। इस बारे में कि कैसे उसने उसे इराकी रेगिस्तानों से, विश्वासघात और बर्फीली नरक से होकर यहाँ पहुँचाया, इस निर्दोष लड़की के पास, इस जनजाति के पास, इस सरल और ईमानदार जिंदगी के पास। तेंजिन ने सिर उसकी छाती पर रखा और कुछ धीरे से गुनगुनाया। वह शब्द नहीं समझा, लेकिन मतलब समझ गया। यहाँ दुनिया के किनारे पर, जहाँ लोग दरवाजे बंद नहीं करते और एक दूसरे को धोखा नहीं देते, जहाँ सच सोने से कीमती है और प्रेम सत्ता से ऊंचा, आगे उसे वापसी का रास्ता इंतजार कर रहा था। स्टेशन की तरफ, धोखेबाजों की तरफ, न्याय की तरफ। लेकिन अब उसके पास वापस आने का कारण था। तेंजिन उसकी बाहों में सो रही थी,
और बुझती चूल्हे की रोशनी में अर्जुन उसके होठों पर हल्की मुस्कान देख रहा था। वह तब नहीं जानता था कि यह रात न केवल उसकी जिंदगी बदलेगी बल्कि पूरी जनजाति की जिंदगी भी। वह बस लेटा था, बाहर हवा की गर्जना सुनते हुए, और लंबे समय बाद पहली बार खुद को वास्तव में जिंदा महसूस कर रहा था। अध्याय 8 बेस की वापसी। बूढ़े बोटी, जिसे सभी सिर्फ पिताजी कहते थे, ने अर्जुन के सामने नक्शा बिछाया, पीले रंग की शीट जिस पर धुंधली लाइनें और रूसी व अंग्रेजी में अक्षर थे। नक्शा शायद अभी भी सोवियत समय को याद करता था, जब पोलर स्टेशन तमाम तटीय इलाकों में बिखरे थे, भूले हुए साम्राज्य के लाइट हाउस की तरह। रास्ता लंबा है, पिताजी ने युवा शिकारी के जरिए कहा, जो कुछ अंग्रेजी शब्द जानता था। 4 सूरज, शायद 5 अगर तूफान आया। अर्जुन नक्शा देखता रहा, जाने पहचाने लैंडमार्क्स को नोट करते हुए। बेस कहीं यहाँ होना चाहिए, 100 मील उत्तर पूर्व में। अगर मौसम का साथ मिले तो डॉग स्लेज से 3-4 दिन में पहुंचा जा सकता है। तेंजिन दूर खड़ी थी, सामान पैक करने का नाटक कर रही थी, लेकिन अर्जुन देख रहा था कि वह चुपके से उसकी तरफ नजरें डाल रही है। कैंप में बिताए 2 हफ्तों में उसने उसका चेहरा खुली किताब की तरह पढ़ना सीख लिया था। अभी उसमें चिंता थी, अपने लिए नहीं, उसके लिए। कुत्ते लंबे सफर के लिए तैयार थे, मजबूत एस्किमो डॉग्स, जो बोटी लोगों ने पीढ़ियों से आर्कटिक परिस्थितियों में जीने के लिए तैयार किए थे। ठंडी हवा में उनकी सांस भाप के बादल बन रही थी, आंखें अधीरता से चमक रही थीं। वे बड़े सफर की नजदीकी महसूस कर रहे थे। कुत्ते रास्ता जानते हैं, युवा शिकारी समझाता रहा, अर्जुन को दिखाते हुए कि टीम को कैसे कंट्रोल करना है। मुख्य बात उन पर भरोसा करना। वे मौसम महसूस करते हैं, खतरा महसूस करते हैं। अगर बेचैन होने लगें, मतलब पास में सफेद भालू हैं या पतली बर्फ। अर्जुन सिर हिलाता रहा, हर शब्द को अवशोषित करते हुए। अब उसकी जिंदगी इन ज्ञान पर निर्भर थी, उस जनजाति की प्राचीन बुद्धिमत्ता पर जो सदियों से धरती की सबसे कठोर परिस्थितियों में जीवित रही। मजेदार यह था कि उसे, पूर्व टैंकर को, अब 8 कुत्तों की टीम पर भरोसा करना था। निकलने से ठीक पहले तेंजिन ने उसे हिरन की खाल का छोटा थैला दिया। अंदर कुछ जड़ी बूटियां थीं, उनकी कड़वी गंध अर्जुन को रेबो के पहले दिनों की याद दिला रही थी, जब वह घातक तैराकी के बाद उसे ठीक कर रही थी। दवा, शिकारी ने उसके शब्दों का अनुवाद किया। अगर जम जाओ, काढ़ा बनाकर पीना मदद करेगा। वह कुछ और कहना चाहती थी, लेकिन शब्द गले में अटक गए। इसके बजाय वह बस उसकी छाती से चिपक गई, अपने ऊनी पारका में इतनी छोटी और नाजुक। अर्जुन ने उसे गले लगाया, जानी पहचानी धुआं और जड़ी बूटियों की गंध सूंघते हुए। स्लेज पर बैठे हुए उसने आखिरी बार कैंप को देखा। तेंजिन अपने रेबो के पास खड़ी थी, उसकी लंबी चोटियां हवा में लहरा रही थीं। उसने विदाई में हाथ उठाया, और उस हरकत में कुछ था जिसने उसका दिल दबा दिया। वह अभी तेंजिन के एक छोटे राज के बारे में नहीं जानता था। यक छोटा कमांड, और कुत्ते आगे दौड़ पड़े। पहला दिन अपेक्षाकृत आसानी से बीता। मौसम साफ था, कुत्ते एक समान दौड़ रहे थे, और स्लेज कंट्रोल करने की स्किल आश्चर्यजनक रूप से प्राकृतिक आ रही थी। शायद टैंक चलाने का अनुभव काम आ रहा था, वही गति का एहसास, वही इलाके को पढ़ने की जरूरत। ब्रेक पर अर्जुन नक्शा निकालता, होममेड कंपास से मिलाता जो बोटी लोगों ने दिया था। मुख्य बात थी दिशा न भटकना, इस सफेद रेगिस्तान में आसानी से दिशा खो जाना था। एक गलती जान ले सकती थी। दूसरे दिन की शाम तक मौसम बिगड़ने लगा। हवा तेज हुई, आसमान धूसर पर्दे से ढक गया। कुत्ते बेचैन होने लगे, बार बार इधर उधर देखने लगे। अर्जुन को चेतावनी याद आई, अगर कुत्ते परेशान हैं, मतलब कुछ गड़बड़ है। उसने समय से पहले कैंप लगाया, स्लेज और ब्रश के टुकड़े से कुछ शेल्टर जैसा बनाया। कुत्ते कसी हुई गोल में इकट्ठे हो गए, एक दूसरे को गर्म करते हुए।
हवा की गर्जना में अर्जुन को आवाजें सुनाई दे रही थीं, शायद उन लोगों के भूत थे जो आर्कटिक रात को नहीं झेल सके। तीसरे दिन की सुबह तूफान लाई। दृश्यता कुछ मीटर तक गिर गई। हवा चेहरे पर तेज बर्फ फेंक रही थी। लेकिन अर्जुन ने रास्ता जारी रखा। वह जानता था कि कहीं वहां आगे उसके जवाब इंतजार कर रहे हैं। और न्याय बेस अचानक दिखा। किसी क्षण में बर्फीले धुंधलके से काली छाया निकली। सब कुछ वैसा ही था जैसा उसे याद था। टेढ़ी बैरक, आधी बर्फ में दबी छत पर मुड़ा एंटीना। केवल व्हीकल के निशान कब के बर्फ से ढक गए थे। अंदर ठंडा और खाली था। धूल और बर्फ पुराने उपकरणों को ढके हुए थे। हवा तख्तों के बीच की दरारों में सीटी बजा रही थी। अर्जुन व्यवस्थित रूप से कमरों में घूमा, जब तक वह चीज नहीं मिली जिसकी तलाश थी। रेडियो स्टेशन। दिल तेजी से धड़कने लगा। आखिरकार मदद बुलाई जा सकती है। अधिकारियों को अपने कोऑर्डिनेट्स बताए जा सकते हैं और बर्फीली नरक से निकला जा सकता है। लेकिन जब उसने पावर ऑन किया, स्पीकर से केवल इंटरफेरेंस की आवाज आई। ट्रांसमीटर टूटा था, साफ सुथरे और प्रोफेशनल तरीके से। शास्त्री और उसकी पत्नी, उन्होंने इस संभावना का भी ख्याल रखा था। अर्जुन ने गाली दी। उसकी सारी योजनाएं ध्वस्त हो रही थीं। और तब इंटरफेरेंस के बीच से सिग्नल टूटकर आया। 3 छोटे, 3 लंबे, 3 छोटे। SOS, क्लासिक डिस्ट्रेस सिग्नल, जिसे हर नाविक और पोलर एक्सप्लोरर जानता है। अर्जुन रिसीवर से चिपक गया, कोऑर्डिनेट्स सुनते हुए। सिग्नल उत्तर पश्चिम से आ रहा था, यहां से लगभग 50 मील। और स्रोत उसे अच्छी तरह पता था। वही हैगलैंड ट्रैक्ड व्हीकल जिस पर प्रिया और शास्त्री भागे थे। फंस गए कमीने। लगता है मेरी स्किल्स के बिना तुम मशीन संभाल नहीं सके, अर्जुन फुसफुसाया, नक्शा निकालते हुए। वे कहीं जंगल में फंसे थे, आगे बढ़ने की संभावना के बिना। उनकी आर्कटिक परिस्थितियों की तैयारी का स्तर जानते हुए उनके पास ज्यादा से ज्यादा 2 दिन बचे थे, इससे पहले कि ठंड और भूख अपना काम करें। अर्जुन ने कुत्तों को देखा। वे आराम कर चुके थे और नई दौड़ के लिए तैयार थे। फ्लास्क में अभी भी तेंजिन का काढ़ा था। स्लेज में सप्लाईज थीं। वह बस उन्हें वहीं छोड़ सकता था, प्रकृति को अपना न्याय करने दे सकता था। यह न्याय संगत होता। लेकिन फिर उसे तेंजिन का चेहरा याद आया, उसकी दयालुता और उसकी जनजाति की बुद्धिमत्ता। यह याद आया कि कैसे बोटी लोगों ने उसे बिना सवाल पूछे बचाया था। उनकी दुनिया में बदले की जगह नहीं थी, केवल दया और न्याय के लिए। यक उसने कुत्तों को कमांड दिया, स्लेज को उत्तर पश्चिम की तरफ मोड़ते हुए। कहीं वहां बर्फीले रेगिस्तान में इस कहानी का अंत उसका इंतजार कर रहा था। वह तब नहीं जानता था कि फंसे व्हीकल में वह क्या पाएगा, नहीं जानता था कि कौन से और भी विश्वासघात उसके सामने खुलेंगे। वह सिर्फ वही कर रहा था जो करना चाहिए था, जैसा कि बोटी लोगों ने सिखाया था, जैसा कि तेंजिन ने सिखाया था। कुत्ते आगे दौड़ पड़े, स्लेज को सफेद शून्यता में खींचते हुए। नया तूफान शुरू हो रहा था, लेकिन अब यह अर्जुन को डरा नहीं रहा था। वह जानता था, सच पाने के लिए कभी-कभी तूफान के बीच से जाना पड़ता है। अध्याय 9 हिसाब ट्रैक्ड व्हीकल हैगलैंड। अर्जुन ने तीसरे दिन की सुबह पाया। वह एक गहरी दरार में फंसा था, टुंड्रा के सफेद चेहरे पर घाव की तरह। व्हीकल का नारंगी रंग बर्फ की परत के नीचे धुंधला पड़ गया था। ट्रैक्स बर्फ में कसकर जमे थे। कुत्तों ने इसे पहले सूंघा था, बेचैनी से सूंघने लगे और उस तरफ खींचने लगे। अर्जुन ने टीम को सुरक्षित दूरी पर रोका। इस तस्वीर में कुछ गलत था। बहुत शांत, आर्कटिक के लिए भी बहुत शांत। उसने जेब से बाइनोकुलर निकाला, जनजाति के बूढ़े शिकारी का तोहफा। मशीन कोण पर खड़ी थी, जैसे जाल से निकलने की कोशिश कर रही हो और आधे रास्ते में जम गई हो। बर्फ पर निशान कई बार निकलने की कोशिश की कहानी कहते थे। ट्रैक्स से गहरे खांचे,
बिखरे बजरी जो आमतौर पर बेहतर ग्रिप के लिए पहियों के नीचे डालते हैं। लेकिन अब यह सब एक ही मोनोलिथ में बदल गया था, ठंड से जकड़ा हुआ। यहाँ रुको, उसने कुत्तों से कहा। हालांकि वे वैसे भी कहीं भागने वाले नहीं थे। व्हीकल के नजदीक जाते हुए तस्वीर और भी धुंधली होती गई। केबिन के शीशे अंदर से बर्फ की मोटी परत से ढके थे, बुरा संकेत। मतलब अंदर लंबे समय से गर्मी नहीं है। एग्जॉस्ट पाइप बर्फ से साफ था। वे आखिरी दम तक इंजन चालू रखने की कोशिश करते रहे। अर्जुन ने बगल के दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर कुछ हिला, कमजोर आवाज आई, मदद कीजिए प्लीज। हैगलैंड के अंदर हवा इतनी ठंडी थी कि सांस बर्फ के क्रिस्टल में बदल रही थी। टॉर्च की किरण अंधकार से दो आकृतियां निकालती रही। वे कंबलों और जैकेट के ढेर के नीचे एक दूसरे से चिपके बैठे थे। प्रिया कांप रही थी, उसके होंठ नीले पड़ गए थे। शास्त्री थोड़ा बेहतर दिख रहा था। उसकी हमेशा संवरी सफेद दाढ़ी बर्फ से ढकी थी और आंखों में डर जमा था। भगवान! अर्जुन! प्रिया की आवाज कांप रही थी। यह सच में तुम हो? हमने सोचा था। हम यकीन थे कि मैं मर गया हूं। उसने कड़वाहट को आवाज में घुसने दिया। माफ करना कि निराश किया। सुनिए कैप्टन, शास्त्री ने अपनी आवाज में आम प्रोफेसरी यकीन लाने की कोशिश की, लेकिन बुरी तरह निकला। मैं समझता हूं, आप हो सकता है परेशान हो, यहां तक कि गुस्से में हो, लेकिन अभी वक्त नहीं है। किसके लिए प्रोफेसर? सच के लिए। उसके टोन में कुछ था जिसने दोनों को चुप कर दिया। व्हीकल के तंग स्पेस में सन्नाटा छा गया। केवल बाहर हवा का गर्जना और धातु के ढांचे पर बर्फ के टुकड़ों की टकटक सुनाई दे रही थी। तुम यहाँ कब से हो? अर्जुन ने पूछा, खाली कंजर्व के डिब्बों को देखते हुए। 8 दिन, प्रिया फुसफुसाई। खाना? खाना कल खत्म हो गया। उसकी आवाज टूट गई और अचानक फूट पड़ी। अर्जुन, मुझे माफ कर दो। मुझे सब कुछ माफ कर दो। मैं कितनी बेवकूफ हूं, कितनी अंधी। आंसू उसके गालों पर जम रहे थे। मैं तुम्हारी मौत नहीं चाहती थी, कसम खाकर कहती हूं। जब तुम उस बीकन को चेक करने गए तो मैं विस्फोटक के बारे में भी नहीं जानती थी, लेकिन बाकी सब कुछ के बारे में जानती थी। उसकी आवाज शांत, लगभग कोमल थी और इससे और भी डरावनी हो गई। हाँ, वह सिसकी। पैसों के बारे में, फर्जी रिपोर्ट्स के बारे में। और किस बारे में प्रिया? शास्त्री हिला। जरूरत नहीं, चुप रहो। अर्जुन इतनी जोर से चिल्लाया कि दोनों सिकुड़ गए। मैं सब कुछ सुनना चाहता हूं अभी। और प्रिया ने बताया शास्त्री के साथ 15 साल के रिश्ते के बारे में जो यूनिवर्सिटी में ही शुरू हुआ था। इस बारे में कि कैसे उसने उसे मोहित किया था, युवा महत्वाकांक्षी छात्रा को, अपनी बुद्धि और सत्ता से। कैसे उसे अपने घोटालों में फंसाया। कैसे उनका साइंटिफिक काम पैसे धोने की स्कीम में बदल गया। और यह सब समय अर्जुन महसूस कर रहा था कि अंदर कुछ ठंडा और डरावना बढ़ रहा है। हमारी शादी के यह सब साल मैं तुमसे प्रेम करती थी। वह चिल्लाई। सच में प्रेम करती थी। लेकिन वह, हम। मैं उलझ गई थी। वह खड़ी होने की कोशिश कर रही थी, लेकिन दर्द से चीखी। अर्जुन ने उसके पैरों को देखा, सूजे हुए, साफ तौर पर फ्रॉस्टबिटन। तुरंत मदद के बिना वह उन्हें खो देगी। कैप्टन, शास्त्री की आवाज में चापलूसी के स्वर आए। मैं आपकी भावनाओं को समझता हूं, लेकिन अभी मुख्य बात जीवित रहना। आपके पास कुत्ते हैं, सप्लाइज हैं। हम कर सकते हैं। हम। अर्जुन हंसा और उस हंसी से दोनों फिर सिकुड़ गए। आप वास्तव में सोचते हैं कि सब कुछ के बाद, प्लीज? प्रिया ने उसकी तरफ हाथ बढ़ाए। हमारे बीच जो था उसके लिए। मैं जानती हूं कि मैं माफी की हकदार नहीं हूं, लेकिन
अगर तुम शास्त्री को यहाँ मरने के लिए छोड़ दोगे तो तुम उससे कैसे बेहतर हो। उसे बुखार आ रहा था, न केवल ठंड से हिस्टीरिया शुरू हो गई थी। अर्जुन उस औरत को देखता रहा जिससे वह कभी प्रेम करता था और अजीब खालीपन महसूस करता रहा। और फिर तेंजिन को याद किया, उसकी दयालुता, उसकी बुद्धिमत्ता, उसकी जनजाति जिसने उसे बिना सवाल पूछे बचाया। ठीक है, आखिरकार उसने कहा। नजदीकी पोस्ट तक लगभग 4 दिन का रास्ता है। अगर कल सुबह निकले तो। शुक्रिया। प्रिया ने सांस छोड़ी। शुक्रिया, मैं। समय से पहले शुक्रिया मत करो, उसने उसे रोका। पहले इस रात को जीवित रहना है। उसने कुत्तों को व्हीकल के पीछे अपेक्षाकृत सुरक्षित जगह पर व्यवस्थित किया, उन्हें खिलाया। वापस अंदर आकर देखा कि प्रिया की हालत और भी खराब हो रही है। अगर उसे गर्म नहीं किया तो सुबह तक नहीं जिएगी, शास्त्री ने व्यावसायिक रूप से कहा, जैसे कोई साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट की बात कर रहा हो। अर्जुन चुपचाप अपना स्लीपिंग बैग प्रिया के पास बिछाया। वह अविश्वास और उम्मीद से उसे देखती रही। केवल जमने से बचने के लिए, उसने सूखेपन से कहा। कुछ और नहीं। रात अनंत लगी। प्रिया धीरे धीरे उसकी बाहों में गर्म हुई, कांपना बंद हुआ। कभी कभी नींद में सिसकती, माफी के बारे में कुछ बुदबुदाती। शास्त्री सामने बैठा था, दीवार से टिका और सोने का नाटक कर रहा था। लेकिन अर्जुन उस पर उसकी नजर महसूस कर रहा था। वह सुबह तक सो गया, जब आसमान जमे शीशों के पीछे धूसर होने लगा। अजीब सन्नाटे से जागा, कुत्ते शोर नहीं मचा रहे थे। तेजी से बैठा शास्त्री नहीं था। बाहर दौड़ा स्लेज गायब था कुत्तों की टीम के साथ। बूढ़ा लोमड़ सब कुछ हिसाब कर चुका था। इंतजार किया जब तक अर्जुन सो न जाए। सप्लाइज और कुत्ते ले गए उन्हें जमी व्हीकल में मरने के लिए छोड़कर। निशान उत्तर की तरफ जाते थे, लेकिन शुरू होते तूफान में जल्दी गायब हो गए। व्हीकल में वापस आकर उसने प्रिया की आंखों में निराशा देखी। उसने सब कुछ बिना शब्दों के समझ लिया। हो गया? वह फुसफुसाई। यह अंत है। अर्जुन ने 100वीं बार रेडियो चेक किया। इंटरफेरेंस के बीच कभी कभी बातचीत के टुकड़े आते थे, मतलब वे सिविलियन फ्रिक्वेंसी के जोन में थे। उसने डिस्ट्रेस सिग्नल भेजना शुरू किया, बार बार। मदद 18 घंटे बाद आई। पहले उन्होंने हेलीकॉप्टर की गर्जना सुनी, फिर बर्फीले धुंधलके में सर्च लाइट्स की चमक देखी। रेस्क्यू टीम भूतों की तरह आई, सफेद सूट में, मेडिकल इक्विपमेंट और गर्म चाय की थर्मस के साथ। प्रिया को पहले ले गए। उसके पैर गैंग्रीन से काले पड़ गए थे, तुरंत ऑपरेशन चाहिए था। अर्जुन देखता रहा कि कैसे हेलीकॉप्टर आसमान में उठता है, उसकी पिछली जिंदगी को लेकर जाता है, और अजीब खालीपन महसूस करता रहा। अस्पताल में उनका इंतजार न केवल डॉक्टर कर रहे थे, एफबीआई के एजेंट्स भी लापता साइंटिफिक एक्सपेडिशन की कहानी में दिलचस्पी दिखा रहे थे। खासकर उन डॉक्यूमेंट्स में जो अर्जुन ने व्हीकल की तलाश पर जाने से पहले बेस से उठाए थे। सब कुछ कैलेडोस्कोप की तरह घूमने लगा। पूछताछ, बयान, एक्सपर्ट रिपोर्ट्स। ग्रांट्स के साथ पूरी स्कीम खुली, करोड़ों रुपए जो शून्य में गायब हो गए। उस इक्विपमेंट की फर्जी रिपोर्ट्स जो कभी मौजूद ही नहीं था। ग्रांट कमेटी के अफसरों को रिश्वत, कहानी अखबारों में छपी। आर्कटिक धोखाधड़ी, वैज्ञानिक ठग, साइंटिफिक सर्कल में भ्रष्टाचार, हेडलाइंस सनसनी की चीख मार रही थीं। दिल्ली यूनिवर्सिटी स्कैंडल के केंद्र में आ गई। प्रिया ने दोनों पैर घुटनों से नीचे खो दिए। गैंग्रीन बहुत आगे बढ़ गया था, डॉक्टर कुछ नहीं कर सके। जब अर्जुन उसके पास वार्ड में आया, एकमात्र और आखिरी बार, उसने सिर भी नहीं मोड़ा। मैं तलाक की अर्जी दे रहा हूं, उसने दरवाजे पर खड़े होकर कहा। जानती हूं, उसकी आवाज बेजान थी। यह मेरे धोखे की वजह से है, या तुमने कोई और ढूंढ लिया? दोनों। वह अच्छी इंसान है, हम दोनों से बेहतर। प्रिया आखिरकार उसकी तरफ मुड़ी। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे,
केवल अनंत थकान। जानते हो, अब मुझे लगता है बेहतर होता कि मैं उस व्हीकल में मर जाती। अर्जुन चुपचाप वार्ड से निकल गया। जेब में तलाक के कागजात और छोटे प्राइवेट प्लेन का टिकट था जो उसे बोटी जनजाति के कैंप तक पहुंचाना था, तेंजिन के पास। लेकिन पहले सभी फॉर्मेलिटीज पूरी करनी थीं। आखिरी बयान देना, कागजात साइन करना, झूठ और धोखे की इस कहानी पर पूर्ण विराम लगाना। अस्पताल से बाहर निकलकर उसने कॉलर हवा के झोंके से ऊंचा किया। कहीं वहां इस हवा के पीछे उसकी नई जिंदगी इंतजार कर रही थी। सरल और ईमानदार, जैसे वे लोग जिन्होंने उसे मौत से बचाया था। जैसे वह लड़की जिसने उसका इलाज किया और बदले में कुछ नहीं मांगा, अपना दिल दे दिया। बर्फ गिरना शुरू हुई। इस सीजन की पहली सफेद फाहे धीरे धीरे धूसर शहर पर गिर रहे थे, जैसे उसके गुनाहों को भुलाने के सफेद कफन से ढकने की कोशिश कर रहे हों। लेकिन अर्जुन जानता था, कुछ दाग आर्कटिक बर्फ भी नहीं धो सकती। उसने टैक्सी रोकी और अपने वकील का पता बताया। जल्दी करनी थी, 2 दिन बाद उसका प्लेन था। अध्याय 10, नया रास्ता। छोटा प्लेन बीवर गुस्साए भौरे की तरह गुंजा रहा था, हवा के झोंकों से जूझते हुए। नीचे बर्फीला रेगिस्तान अनंत लग रहा था, सफेद कैनवास बादलों की छाया से चित्रित। अर्जुन ने माथा बर्फीले शीशे से लगाया और सोचा कि जिंदगी कितनी अजीब होती है। महीने भर पहले वह यहाँ पैदल चला था, जीवित रहने की कोशिश करते हुए। अब वापस आ रहा था, भगोड़े के रूप में नहीं, बल्कि उस इंसान के रूप में जिसने अपना रास्ता पा लिया था। आगे उड़ान नहीं भरूंगा, पायलट ने इंजन की गर्जना को चीरते हुए चिल्लाया। उन पहाड़ियों को देखते हो? तुम्हारे दोस्त कहीं वहां हैं। अगर किस्मत अच्छी रही तो वे प्लेन नोटिस कर लेंगे। अर्जुन ने सिर हिलाया। वह जानता था, बोटी लोगों ने उन्हें पहले ही नोटिस कर लिया होगा। सदियों से शिकार करने वाली जनजाति के लिए आसमान में कोई भी आवाज, कोई भी हरकत बिना ध्यान दिए नहीं रह जाती। प्लेन अपेक्षाकृत समतल जगह पर उतरा। प्रोपेलर से बर्फ बवंडर में उड़ी। अर्जुन अपना बैकपैक उतारते ही क्षितिज पर बिंदु दिखे, स्नो मोबाइल पर शिकारी। वे सफेद रेगिस्तान से ऐसे निकले जैसे इस प्राचीन धरती की आत्माएं हों। उसे तुरंत पहचान गया। युवा शिकारी, वही जिसने उसे कुत्तों की टीम चलाना सिखाया था, स्नो मोबाइल से कूदा और कसकर गले लगाया। शब्दों की जरूरत नहीं थी, हाथ मिलाना, मुस्कान, कैंप की तरफ सिर हिलाना। वापस स्वागत है। तेंजिन रेबो के दरवाजे पर इंतजार कर रही थी। वह बिल्कुल वैसी ही खड़ी थी जैसे पत्थर की मूर्ति, केवल उसकी लंबी चोटियां हवा में लहरा रही थीं। जब अर्जुन नजदीक आया, उसने बदलाव नोटिस किया। ऊनी पारका के नीचे पेट का मुश्किल से दिखने वाला उभार, आंखों में खास चमक। वह जानती थी और जानती थी कि वह वापस आएगा। उनका गले मिलना लंबा था। वह समुद्री नमक, जड़ी बूटियों और कुछ और की गंध दे रही थी, उस खास जीवन की गंध जो उसके अंदर पनप रहा था। अर्जुन घुटनों पर बैठ गया, उसके पेट से गाल लगाया। वह उसे शब्दों में नहीं बता सकता था कि यह उसके लिए कितना मायने रखता है, लेकिन उसे शब्दों की जरूरत नहीं थी। अगले दिन एक अनंत खुशी के क्षण में बदल गए। कैंप ने उसे अपने रूप में स्वीकार किया, सरल और प्राकृतिक, बिना अतिरिक्त समारोह के। बुजुर्गों ने तेंजिन के साथ उसके मिलन को आशीर्वाद दिया। शामान ने प्राचीन रिचुअल किया, टुंड्रा की आत्माओं से कहा कि अजन्मे बच्चे की रक्षा करें। जनजाति में जिंदगी अपने नियमों से चलती थी, सदियों से अपरिवर्तित। हर सुबह शिकारी शिकार पर जाते, औरतें घर का काम संभालतीं, बच्चे बर्फ में खेलते, बड़ों की नकल करते। अर्जुन सीखता रहा, सब कुछ सीखता। मुश्किल से दिखने वाले निशानों से हिरणों को ट्रैक करना, बादलों के आकार से मौसम का अनुमान लगाना, हड्डी और लकड़ी से औजार बनाना। और शामों को वे चूल्हे के पास बैठते और तेंजिन उसे अपनी जनजाति की भाषा सिखाती। शब्द जटिल थे,
उसकी जुबान के लिए अनजान, लेकिन वह कोशिश करता। हर सीखा शब्द उसकी पिछली जिंदगी और नई वास्तविकता के बीच एक पुल था। उनका बेटा साल की सबसे लंबी रात में पैदा हुआ। एक बूढ़ी ज्ञानी ने जन्म कराया, वही जो 3 पीढ़ियों से यह काम कर रही थी। जब बच्चे की पहली रोने की आवाज आई, कैंप के ऊपर ठीक उसी समय नॉर्दर्न लाइट्स जल उठीं, हरे और बैंगनी प्रकाश आसमान में नाच रहे थे, जैसे नए इंसान का स्वागत कर रहे हों। अर्जुन ने बेटे को गोद में लिया और उसके चेहरे में दोनों जनजातियों के नक्श देखे, माँ की तिरछी आंखें और अपनी सीधी नाक, बोटी लोगों की सांवली त्वचा और अपने भूरे बाल। दो दुनियाओं के बीच छोटा पुल। क्या नाम रखेंगे? उसने तेंजिन से उसकी भाषा में पूछा। बीते महीनों में वह काफी बोलना सीख गया था कि सबसे महत्वपूर्ण बात कह सके। वह मुस्कराई और एक नाम कहा, उसकी जनजाति का प्राचीन नाम, जिसका मतलब था वह जो पहली बर्फ के साथ आया। अर्जुन ने इसे दोहराया, महसूस करते हुए कि यह जुबान पर कैसे बैठता है, सही जैसे हमेशा से उसकी जिंदगी का हिस्सा हो। कभी कभार, खासकर ठंडी रातों में, जब रेबो की दरारों में हवा गरजती थी, अर्जुन अपने अतीत के बारे में सोचता। इराक की जलती टैंक के बारे में, प्रिया के धोखे के बारे में, बर्फीले समुद्र के पार उस पागल तैराकी के बारे में। हर परीक्षा, हर दर्द उसे यहाँ ले आया था, इस औरत के पास, इस बच्चे के पास, इस सरल और ईमानदार जिंदगी के पास। एक सुबह उसने क्षितिज पर धुएं का खंभा देखा, कहीं वहां कोई और साइंटिफिक एक्सपेडिशन चल रही थी। शायद फिर से फर्जी रिपोर्ट्स और चोरी किए करोड़ों के साथ। लेकिन अब यह उसकी चिंता नहीं थी। उसकी दुनिया कैंप की सीमा तक सिमट गई थी, रेबो की गर्मी तक, बेटे की मुस्कान और तेंजिन के गले मिलने तक। वसंत में, जब सूरज आखिरकार लंबी पोलर नाइट के बाद क्षितिज के ऊपर उठा, वे बेटे के साथ कैंप के पास पहाड़ी पर बैठे। लड़का हड्डी के खिलौने से खेल रहा था जो अर्जुन ने उसके लिए तराशा था, और पिता पूर्व की तरफ देख रहा था, जहां क्षितिज की रेखा पिघल रही थी। वहां बड़ी दुनिया है, बेटे, उसने अंग्रेजी में कहा, हालांकि लड़का अभी शब्द नहीं समझता था। जटिल दुनिया। कभी तुम उसके बारे में जानोगे। लेकिन यहाँ हमारा घर है। तेंजिन ने उन्हें खाने के लिए बुलाया। अर्जुन ने बेटे को गोद में लिया और रेबो की तरफ चला, जहां चूल्हा जल रहा था और उसकी नई जिंदगी देने वाली औरत इंतजार कर रही थी। पीछे बर्फ पर उनके कदमों के निशान रह गए, बड़े और छोटे, आपस में बुने हुए तकदीर के धागों की तरह। और तुंड्रा के ऊपर फिर से नॉर्दर्न लाइट्स जल उठीं, मानवीय नाटकों से उदासीन, अनंत, आर्कटिक रात की तरह। उनकी रोशनी में भविष्य उतना ही साफ और स्पष्ट लग रहा था जितनी कैंप के चारों ओर अछूती बर्फ। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो लेखक को लाइक से सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में अपनी भावनाएं शेयर करें। धन्यवाद।